सबको बोर्ड में, क्योंकि अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए हमें मन लगा करके पढ़ाई करनी होगी। तो मैं आ गई हूँ आपके सामने वापस प्रबंध का एक और नया टॉपिक लेकर के। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रबंध की प्रकृति समझाई थी, महत्व को समझाया था। आज की क्लास में हम प्रबंध के संबंध में और नई चीजें पढ़ेंगे कि प्रबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं। कि जब हम प्रबंध की प्रकृति और महत्व को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हम इसके कार्यों के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करें। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले क्विक रिवीजन प्रबंध को समझ लें। जिन्होंने आज मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो एक बार प्रबंध की परिभाषा को आप समझ लीजिए ताकि आपको आगे का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करना है और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। क्लियर? समझ में आया कि प्रबंध क्या है? प्रबंध का मतलब हम एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं, हमें ऐसे एनवायरनमेंट को तैयार करने की, ऐसे पर्यावरण को तैयार करने की कोशिश है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, समूह में कार्य करते हुए संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। मैंने हमेशा आपको कहा है कि मैनेजमेंट या प्रबंध सिर्फ व्यवसाय का ही हिस्सा नहीं है। प्रबंध किसी भी गतिविधि का किया जा सकता है। हम हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी प्रबंध का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो विद्यालय जाना हो, चाहे डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाना हो या एग्जाम के लिए पढ़ाई करना हो। हमारी हर एक गतिविधि प्रबंध का एक हिस्सा हो सकती है। यानी हम हमारी हर एक गतिविधि को, हमारी हर एक एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन, प्रबंध एक परिवर्तनशील पर्यावरण है जो सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए, किनका? सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। आया समझ में कि प्रबंध का मतलब, प्रबंध एक ऐसा वातावरण है जो संस्था के सीमित संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करता है कि हम संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें, और इसके लिए वो क्या करता है, दूसरों के साथ मिलकर या उनके माध्यम से कार्य करता है। तो प्रबंध की जब हम इन दोनों परिभाषाओं को पढ़ते हैं तब हमें प्रबंध के स्तर भी समझ में आएंगे कि प्रबंध कितने स्तर पर किया जाता है या प्रबंध के कौन कौन से स्तर हैं। तो एक व्यवसाय में, एक संगठन में प्रबंध 3 स्तर पर किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध यानी कि मिडिल लेवल, और पर्यवेक्षीय प्रचालन प्रबंध, जिसको आप कह सकते हो लोअर लेवल, या और बेटर वर्ड ऑपरेशन लेवल। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, यानी कि एक व्यवसायी संगठन में प्रबंध इन 3 स्तरों पर किया जाएगा। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और पर्यवेक्षीय प्रबंध। यानी एग्जाम में यदि कोई आपसे पूछे कि प्रबंध के विभिन्न स्तरों को समझाइए तो आप प्रबंध के 3 स्तर समझाएंगे, और अगर आप इस तरीके का डायग्राम बना करके बनाते हैं तो और भी अच्छा है। देखो एक चित्र को, इस डायग्राम को अगर आप ढंग से देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चल रहा है
उच्च स्तरीय जो बिल्कुल टॉप पर है, और लोअर जो सबसे नीचे विद्यमान है, और मिडिल जो इनके मिड में आता है। तो इस डायग्राम से हमें प्रबंध के 3 स्तरों के बारे में पता चल जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इन 3 स्तरों में कौन कौन काम करता है और ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। तो डिटेल में पढ़ते हैं, आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में। यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उच्च स्तरीय प्रबंध में संगठन के जो सबसे वरिष्ठतम सबसे बड़े कर्मचारी होते हैं वो कार्यकर होते हैं, जिन्हें हम कई नामों से पुकारते हैं। यह सामान्यतः कौन होंगे? चेयरमैन, मुख्य अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत बार आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। प्रधान, उप प्रधान आदि के नामों से इन्हें हम जानते हैं। यानी कि जो बिजनेस के कौन होते हैं? बॉस होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीई होते हैं, चेयरमैन होते हैं। ये सब किस में आते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो कौन कौन आएगा? सीईओ, चेयरमैन और डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर, ये सब कौन होते हैं? टॉप लेवल का पार्ट होता है। यानी जो सबसे ऊपर होते हैं व्यवसाय में, जो व्यवसाय के निर्माता होते हैं, जिन्होंने किसी व्यवसाय का या संगठन का क्या किया होता है? निर्माण किया हुआ होता है, वो कौन कहलाते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट या उच्च स्तरीय प्रबंध। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध के कोई 2 कर्मचारी हो या कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आप किन्हीं भी 2 का नाम यहाँ पर कर लिख सकते हैं। इसके बाद में और कौन कौन है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, या ये क्या कार्य करते हैं? तो उच्च स्तरीय प्रबंध के ये प्रबंधक संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये फर्म के जीवन के लिए या व्यवसाय के लिए उसके पर्यावरण और उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। उच्च प्रबंध का कार्य जटिल और तनावपूर्ण होता है, ये लंबे समय में लगता है और ये संगठन की पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंध में संगठन के स्वामी या वरिष्ठतम कर्मचारी आते हैं, तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि हम कैसे संगठन का कल्याण कर सके, यानी संगठन के विकास के लिए पूर्ण रूप से कौन उत्तरदायी होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इन्हीं के द्वारा पॉलिसियों का निर्माण किया जाता है। यही अन्य व्यक्तियों को उद्देश्य समझाते हैं, क्योंकि संगठन के जो उद्देश्य है उनका निर्माण कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इनका कार्य बहुत जटिल और लंबे समय का होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा सोच समझकर के अपने निर्णय को लेते हैं, क्योंकि इनकी जो निर्णय होंगे वही व्यवसाय की सफलता या असफलता का निर्णय लेंगे। यानी बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये किनके डिसीजंस पे डिपेंड करता है? ये बहुत हद तक उच्च स्तरीय प्रबंध यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो सबसे टॉप पर है, जो व्यवसाय के क्या कह सकते हो? सर्वे सर्वा है। सारे निर्णय कौन लेंगे? उच्च स्तरीय प्रबंध। कौन कौन है इसमें? चेयरमैन, सीईओ, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर एक्सेट्रा। अब उच्च स्तरीय प्रबंध के बाद में एक और इंपॉर्टेंट कौन है? मध्य स्तरीय प्रबंध। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक कौन होते हैं? जो उस स्तर के नीचे की कड़ी होते हैं। ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कौन होते हैं? अधीनस्थ या प्रथम रेखीय प्रबंधकों के
होते हैं? बॉस होते हैं। मतलब टॉप से तो नीचे है, बट लोअर से क्या है? अप में है। तो कौन बच गया? मिडिल ही बच गया ना। ना आप सबसे नीचे हो और ना ही आप सबसे ऊपर हो। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ये उच्च स्तर के प्रबंधकों और नीचे स्तर के प्रबंधकों के बीच में क्या होते हैं? कड़ी होते हैं, ब्रिज है। इनको इनसे कनेक्ट करना है तो कौन काम कर रहा है बीच में? मिडिल वाला। ये उच्च स्तर के प्रबंधकों के अधीनस्थ, यानी इनके तो अंडर में काम करते हैं, और इनके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी इनके लिए क्या होते हैं? ये बॉस होते हैं। इस विभाग में प्रमुखता कौन है? मध्य स्तरीय प्रबंधक, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर। उच्च प्रबंधक द्वारा विकसित नियंत्रण योजनाएं एवं व्यूह रचना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। इसके अंदर वो लोग आते हैं जो मैनेजमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो भी योजनाओं का निर्माण किया गया है, उनका उत्तरदायी करने के लिए जिन व्यक्तियों को आप नियुक्त करेंगे, वो सब किसका पार्ट बनेंगे? मध्य स्तरीय का। हर एक व्यवसाय में इनके नाम क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये वो व्यक्ति होंगे जो उच्च प्रबंध के नीचे और प्रथम या परिचालन प्रबंध के ऊपर आते हैं। इसमें मुख्यतः कौन होता है? मध्य स्तरीय प्रबंध। ये संस्थाओं के लिए प्रबंध द्वारा जो नीतियां विकसित की गई हैं, जो नियम बनाए गए हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए क्या होंगे? उत्तरदायित्व होते हैं। इनके मुख्य कार्य क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार योजनाओं को पूरा करना। जो योजनाएं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने बनाई हैं, उनको पूरा कौन करेगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ पॉलिसियां बनाता है कि उसने कह दिया कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, तो ये उसकी क्या है? पॉलिसी है। अब कैसे अर्न करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं की व्याख्या भी करते हैं। व्याख्या करने का मतलब मैंने अभी हाल आपको कहा ना कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो इतनी बात कह के चला गया कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, पर कैसे करना है? मैं वो कौन कौन से काम कर सकता हूँ जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी एक्सप्लेनेशन आपको कौन देगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करते हैं। अगर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंस का है, कौन है? कोई फाइनेंस मैनेजर है, तो अब वो क्या बताएगा कि जो मेन मैनेजर था, सबसे बड़ा मैनेजर, उसने फाइनेंस मैनेजर को कहा कि आपको एक योजना बनानी है, तो फाइनेंस मैनेजर ये कहेगा कि मेरे नीचे कितने एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, उनके नंबर्स भी वो डिसाइड करेगा कि मुझे 5 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। तो वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि मुझे फाइनेंस का काम करने के लिए कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए? 5। उन्हें आवश्यक कार्य और दायित्व सौंपता है। फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? इन 5 एम्प्लॉयज से क्या कार्य करवाना है और इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये भी कौन सुनिश्चित करने वाला है? ये फाइनेंस मिनिस्टर। इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों से सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ ये प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के लिए कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। कि जो सबसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो भी कार्य करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये मिडिल लेवल। क्योंकि इनका बॉस कौन है? इसका बॉस कौन है? ये फाइनेंस मैनेजर ही तो है। तो अगर ये कोई गलत काम करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? इनको माना जाएगा।
बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको समझने के लिए कि मध्य स्तर की जो कड़ी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोअर से भी पिसता है और वो अपर से भी। अपर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझे और लोअर से काम करवाए। उनको दोनों के बीच में संतुलन को स्थापित करना पड़ता है। इसलिए सबसे मुश्किल कार्य कौन निभाते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधक। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के बाद में जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है पर्यवेक्षीय अथवा प्रचालन प्रबंधक। संगठन की अधिकार पंक्ति में फॉरमैन और पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं, यानी कि सुपरवाइजर जो क्या करता है, जो भी वर्कर्स आ रहे हैं उनके वर्क को क्या कर रहा है? सुपरवाइज कर रहा है। देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू या ढंग से समझना। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आता है? कंपनी का मैनेजर, जो कौन है? टॉप लेवल पर है। अब एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे फाइनेंस, तो एक मैनेजर कौन बनेगा? फाइनेंस का मैनेजर। एक कौन बनेगा? मार्केटिंग मैनेजर। एक होगा ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन मैनेजर। एक मैन्युफैक्चरिंग। अब ये अपने अंडर में किनको हायर करते हैं? फॉरमैन को, यानी कि सुपरवाइजर को। फॉरमैन और यहाँ पर भी क्या ना गए, तो ये कौन है? मिडिल लेवल, और ये सबसे नीचे लोअर लेवल। तो मैनेजर कौन है? टॉप लेवल का, जिसने पॉलिसी बनाई और इन पांचों के बीच में बांट दी। अब ये पांच क्या कर रहे हैं? ये पांच अपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों से काम करवाएंगे और किनको अपॉइंट करेंगे? फॉरमैन्स को या पर्यवेक्षकों को या सुपरवाइजर्स को। तो ये सुपरवाइजर कौन है? लोअर लेवल पर, जो कर्मचारियों से वास्तविक रूप में कार्य करवाते हैं, जो एक्चुअली में चेक करते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो समझ में आया इस चार्ट के थ्रू कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है और ये किस तरीके से कार्यों को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि प्रबंध के तीनों स्तरों को समझाइए। तो प्रबंध के 3 स्तरों को समझा आपने। तो पर्यवेक्षी प्रचालन में एक और बात, इन्हीं के प्रयत्नों से गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है, माल की हानि को न्यूनतम रखा जाता है, सुरक्षा के स्तर बनाए जाते हैं, कारीगर की गुणवत्ता, उत्पादन की मात्रा, कर्मचारियों के परिश्रम, अनुशासन और स्वामी भक्ति भी इन सुपरवाइजर्स पर ही क्या कर रही है? निर्भर करती है। क्योंकि एक्चुअली में एक वर्कर किससे कनेक्ट करता है? सुपरवाइजर से। रोज मैनेजिंग डायरेक्टर से तो वो मिलने जाएगा नहीं, रोज वो फाइनेंस मैनेजर से तो मिलने जाएगा नहीं, रोज वो किससे मिलता है? अपने सुपरवाइजर से। तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। इसके बाद में तो आपको 3 तरीके के प्रबंध के लेवल समझ में आए कि प्रबंध के 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर है ये? उच्च स्तर,
माध्यम स्तर और प्रवेशीय या प्रचालन स्तर। तो जिस तरीके से प्रबंध के स्तर है उसी तरीके से प्रबंध को अलग अलग कार्यों में भी विभाजित किया गया है कि हर एक प्रबंध अपने अलग अलग कार्यों को संचालित करता है। तो प्रबंध कौन कौन से कार्यों को करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रबंध के कार्य। 110% श्योर हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रबंध के कार्यों को यहाँ आप जितने अच्छे से समझ लेंगे आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रबंध के कार्य आगे जाके आपके एक एक चैप्टर्स बनने वाले हैं। चैप्टर 2 है नियोजन, चैप्टर 3 है संगठन, ध्यान निर्देशन और नियंत्रण। ये पांचों आगे विस्तार में आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये पांचों आपके चैप्टर्स हैं। तो प्रबंध के ये 5 पिलर्स होते हैं जिनको मिलाकर के प्रबंध बना है। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। इनके बिना कोई भी प्रबंध हो ही नहीं सकता। आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में अगर प्रबंध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पांचों कार्य करने होंगे। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आप ये पांचों काम करते भी हैं। ये पांचों काम आपने किए। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम कह तो रहे हैं पर कब किए? हमने तो कभी नहीं की। आपने अपने घर के छोटे मोटे कई प्रकार के फंक्शंस को क्या किया होगा? ऑर्गेनाइज्ड किया होगा। अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की होगी कभी, या फिर कभी घर के आपने अपने मम्मी पापा को या बड़े लोगों को शादी के या घर की ओपनिंग के या ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को करते देखा होगा, ऑर्गेनाइज्ड किए होंगे। अपनी बर्थडे पार्टीज तो ऑर्गेनाइज की होंगी, सब 12th में हो। तो आप क्या करते हो? मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अपनी एक बर्थडे पार्टी करनी है। अब सबसे पहले हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है नियोजन, और अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं प्लानिंग, तो आप सबसे पहले अपने बर्थडे पार्टी की क्या करते हो? प्लानिंग करते हो कि हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू एंड व्हाट टू डू। नियोजन के 5 क्वेश्चंस होते हैं। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो बर्थडे पार्टी मैं कहाँ करूंगा, किस किस को बुलाऊंगा, क्या क्या मेन्यू होगा, ये सब आप प्लान करते हो। की होगी, हमेशा करते हो। तो वो क्या पार्ट किया आपने? प्लानिंग वाला पार्ट किया। फिर संगठन, वहां पे काम कैसे होगा, कौन कौन काम करेगा। मैं बर्थडे पार्टी का हूं, मैं तो होस्ट हूं, मैं थोड़ी काम करूंगा। तो आप अपने 4 फ्रेंड्स को लेकर आए, यार तू रेस्टोरेंट बुक कर देना, वहां पर मेन्यू देख लेना, डेकोरेशन वाले से बात कर लेना, ये सारा क्या होगा, ऐसा ऐसा डेकोरेशन होगा, मैंने ये थीम रखी है, मेरी बर्थडे पार्टी इस थीम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस टाइम पर स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो सब क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशन। बर्थडे पार्टी को एक्चुअल में जिस दिन आपने ऑर्गेनाइज्ड करना है, पहले आपने सोचा कि मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, फिर आपने उसको क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड किया, लोगों को इनविटेशन देना स्टार्ट किया। फिर निर्देशन को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं ना, डायरेक्शन, वहां जितने भी वेटर्स होंगे ना उनको आपने डायरेक्शन भी दिया होगा कि जब सारे फ्रेंड्स आ जाएंगे ना तभी मेरा केक आना चाहिए। कौन सा गेम कब प्लान करना है, कब डीजे प्ले होगा, कौन कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक्स वहां पर पे आएंगी, ये सारा काम वेटर्स को आप डायरेक्ट करके रखते हो। तो वो क्या कहलाया? डायरेक्शन।
कि आपकी एंट्री कैसे होनी चाहिए बर्थडे पार्टी में। और फिर नियंत्रण, जिस दिन एक्चुअल में बर्थडे पार्टी हुई उस दिन ये चेक करना कि जो जो डायरेक्शंस आपने दिए थे या जो जो प्लान आपने किया था, क्या सारा काम उसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। यानी अगर आपने 3 बजे पार्टी स्टार्ट करने का सोचा था तो क्या पार्टी 3 बजे स्टार्ट हो गई? नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाई? कितनी देर में स्टार्ट हो जाएगी? अब सब आ गया, आपकी बर्थडे का केक आया या नहीं आया? कंट्रोल रीचेक कर रहे हो आप। अगर नहीं आ पा रहा है वो चीजें कैसे मैनेज करनी है? अगर म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है तो क्या करना है? तो ये कहलाता है कंट्रोलिंग। तो प्रबंध के ये 5 कार्य आपने किए ना? आए आप समझ में कि आपने हजारों बार ये काम किए होंगे, बस हमने नाम नहीं दिए उन कामों को। तो आज मैंने आपकी बर्थडे पार्टी के सारे कामों को 5 नाम दे दिए: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। क्लियर? तो अब इन 5 कामों को, इन 4 कामों को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला काम है नियोजन यानी कि प्लानिंग। तो यह सबसे पहले ही निर्धारित करने का कार्य है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है और किसको करना है। मैंने अभी हाल आपको बोला था कि प्लानिंग के ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, क्यों करना है। इसका अर्थ कि उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना और दक्षता एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग को निर्धारित करना, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा उद्देश्य क्या है। कि अगर आपका उद्देश्य बर्थडे पार्टी प्लान करना है तो उस बर्थडे पार्टी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहे। स्मिता के संगठन का उद्देश्य है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है स्मिता, जिसने एक संगठन का उद्देश्य लिया है कैंडल तैयार करना। वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है? कैंडल तैयार करना चाहती है और उसको बेचना चाहती है। स्मिता इनकी मात्रा, इनके विभिन्न प्रकार, रंग एवं बनावट के संबंध में निर्णय लेती है और फिर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उनको क्रय कर उनको घर में तैयार करने के लिए संसाधनों का आवंटन करती है। तो उसने पहले क्या निर्णय लिया, क्या प्लानिंग बनाई कि जो कैंडल्स वो बनाना चाहती है उसकी कितनी मात्रा होगी, वो किस प्रकार के रंगों में होगी, उसकी बनावट क्या क्या होगी। फिर वो क्या जाएगी, मार्केट में जाएगी और उसको परचेज करके घर में बनाएगी। तो प्लानिंग समझ में आई? प्लानिंग का मतलब क्या है? उद्देश्यों को निर्धारित करना, ये निर्धारित करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से किसके द्वारा किया जाना है। तो नियोजन एक व्यवसाय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार नियोजन जरूरी है उसी प्रकार संगठन भी जरूरी है। संगठन का मतलब कार्यों को व्यक्तियों को सौंपना। आपने सोच तो लिया कि मुझे ये कार्य करना है, पर ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, कौन सा व्यक्ति इसको किस प्रकार से करेगा, ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। आप किसी चीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड कर रही हो। यह
निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य को सौंपने, कार्यों को समूह में बांटने, अधिकार को निश्चित करने, संसाधनों के आवंटन करने का प्रबंध का कार्य करता है। एक बार संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजनाओं को तैयार कर लिया जाता है, तो फिर हम संगठन की योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाओं एवं संसाधनों की जांच करते हैं। बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं होगा, हमेशा याद रखना। ये सारे कार्य आपस में कनेक्टेड है। आपने प्लान कुछ नहीं बनाया और आप कह रहे हो मैं व्यक्तियों को काम सौंप दूं। आप 10 लोगों को लेकर आ गए, मेरी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, फ्रेंड्स आ गए घर पे बैठे हुए, पर आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, तो कैसे काम होगा? तो पहले हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। और एक बार जब आपकी प्लानिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम व्यक्तियों के समूह को कार्यों को बांटना प्रारंभ कर देते हैं, संसाधनों का आवंटन कर देते हैं कि मेरा बजट 5000 रुपीज का है और इस 5000 रुपीज में मुझे ऐसी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। तो एक बार जब आप संगठन के सारे उद्देश्यों को समझ लेते हैं, उसके बाद ही आप संगठन को प्रारंभ कर सकते हैं। और संगठन में हम क्या कार्य करते हैं? संगठन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम नियोजन में निर्धारित योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यों को व्यक्तियों के समूहों को बांटते हैं और उसके साथ साथ संसाधनों के आवंटन करने का कार्य भी करते हैं। तो जो काम अभी तक आपने सिर्फ कागज पे किया था, अब उस प्लानिंग को लोगों को समझाना कि मैं ये काम इस तरीके से करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है और इसके लिए मुझे ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। संगठन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है नियुक्तिकरण, अपॉइंट करना। अपॉइंटमेंट, सरल शब्दों में इसका अर्थ सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को ढूंढना। फिर हमारी बर्थडे पार्टी पे आ जाए, आप कहोगे मैम तो आज बर्थडे पार्टी पे आ रहे हैं, तो हम एक ही घटना से सारे कार्यों को जोड़ेंगे। तो बर्थडे पार्टी के लिए आपको डेकोरेशन करनी है, तो आप ऐसे डेकोरेटर को हायर करोगे जो सबसे बेस्ट है, जो आपके अकॉर्डिंग डेकोरेशन को कर सकता है। तो कर्मचारियों के नियुक्तिकरण का मतलब ही यही है कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को ढूंढना। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू संगठन के उद्देश्यों से प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले व्यक्तियों को, देखिए फिर से ध्यान से पढ़िएगा, सही योग्यता वाले व्यक्तियों को सही स्थान एवं समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना है। यानी आप क्या कर रहे हो? राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को अवेलेबल करवा रहे हो। यानी जब जिसकी रिक्वायरमेंट है तब वो व्यक्ति वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। ये कार्य क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। इसे हम मानव संसाधन कार्य भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? कर्मचारियों की भर्ती, चयन, कार्य पर नियुक्तिकरण और प्रशिक्षण भी सम्मिलित है। यानी किसी भी फर्म में हम कर्मचारियों का नियुक्तिकरण कैसे करते हैं? भर्ती, एक एडवर्टाइजमेंट हमने निकाला कि हमारे यहाँ इतने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। फिर उसमें से हम क्या करते हैं? चयन करते हैं। चयन इंटरव्यू के माध्यम से होता है, परीक्षाओं के माध्यम से हो सकता है, चयन के बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद जिन व्यक्तियों का हम चयन करते हैं उनको उस कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है और अगर उन्हें किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसके अनुसार उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये सारा कार्य किसके अंदर किया जाता है? नियुक्तिकरण में।
के लिए इंफोसिस बहुत पॉपुलर कंपनी है सॉफ्टवेयर्स की, नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो आज जाकर नेट पर पढ़िएगा कि इंफोसिस इंडिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। हर एक व्यक्ति जो किसी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता है, उनका एक ड्रीम होता है इंफोसिस कंपनी में काम करने का। जो काम क्या करती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रही है कि प्रणाली में विश्लेषणकर्ता एवं कार्यक्रम को तैयार करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। वहां पर अगर किसी कार्यक्रम को तैयार करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है तो वो क्या करेंगे? तो वो भर्ती, चयन, नियुक्तिकरण के माध्यम से उसको फुलफिल करते हैं। तो कर्मचारियों का नियुक्तिकरण भी अत्यंत आवश्यक है, परंतु नियोजन और संगठन के पश्चात ही ये कार्य किया जाएगा। बिना नियोजन और संगठन के आप कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे किसके लिए? आपको यही नहीं पता कि किस कर्मचारी को क्या काम देना है या मुझे कौन कौन से काम करने हैं, तो आप किस आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे? तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। इसके बाद निर्देशन, एक और अत्यंत जरूरी कार्य। जैसे ही आपने कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया, अब उनको निर्देशित करना यानी कि डायरेक्ट करना कि ये काम ऐसे करना है। तो निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को क्या प्रभावित करता है? नेतृत्व प्रदान करता है, प्रभावित करना या अभिप्रेरित करना है, जिससे वह सुपुर्द किए गए कार्य को पूरा कर सके। इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता होती है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा और नेतृत्व निर्देशन के दो मूल तत्व हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का अर्थ केवल एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व का अर्थ दूसरों से इस प्रकार से प्रभावित करना है कि वो अपने नेता की इच्छा के अनुसार कार्य को संपन्न करे। एक अच्छा प्रबंधक प्रशंसा और आलोचना की सहायता से निर्देशन का कार्य करता है कि कर्मचारी अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सके। निर्देशन का मतलब अपने कर्मचारियों को गाइड करना। सबसे अच्छा उदाहरण निर्देशन का नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने संपूर्ण देश को इस तरीके से डायरेक्ट कर रखा है कि वो उसके अनुसार उनकी कही हर एक बात का सम्मान करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य भी करते हैं। उनके हर डायरेक्शन को हम सब फॉलो करते हैं। तो नेतृत्व का मतलब ही यही है कि नेता वो व्यक्ति होता है जो कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करता है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जहां कर्मचारी मोटिवेट होकर के कार्यों को करते हैं। अपने शब्दों से वो लोगों को क्या कर देता है? अभिप्रेरित करता है। अपनी इच्छा अनुसार वो कर्मचारियों से कार्य करवाने की शक्ति रखता है कि वो जैसा कहेगा उसके कर्मचारी उसकी इच्छा के अनुसार ही कार्यों को करेंगे। निर्देशन के संबंध में, एक नेता के संबंध में एक बात और कही जाती है जो जब आगे हम निर्देशन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कि नेताओं का जन्म होता है, नेता बनाए नहीं जाते। यानी किसी व्यक्ति में नेतृत्व के गुण उसके जन्म से प्राप्त होते हैं, उसको हम वो गुण सिखा नहीं सकते। आपकी क्लास में क्या हर बच्चा
नहीं। मॉनिटर वही व्यक्ति बन पाएगा जिसको वही स्टूडेंट बनेगा जो सारे बच्चों को मैनेज कर पाएगा। भले ये जरूरी नहीं है कि वो क्लास का टॉपर ही क्यों ना हो, शायद क्लास का सबसे बदमाश बच्चा भी क्लास का सबसे अच्छा मॉनिटर बन सकता है। तो निर्देशन एक व्यवसाय के लिए अत्यंत ही आवश्यक कड़ी माना गया है। निर्देशन के बाद अंतिम चरण नियंत्रण। नियंत्रण का प्रबंधकीय कार्य के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन को निर्देशित किया करता है। नियंत्रण कार्य के निष्पादन स्तर को निर्धारित किए जाते हैं, फिर वर्तमान निष्पादन से मापा जाता है, फिर पूर्व निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है और विचलन की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। नियंत्रण का मतलब वास्तविक निष्पादन का पूर्व निर्धारित निष्पादन से क्या करना, तुलनात्मक अध्ययन करना। ये देखना कि आपने जो सोचा था और जो वास्तविक में हुआ है क्या वो दोनों समान है या नहीं। यदि समान है तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो दोनों समान नहीं है तो जो भी अंतर आया है, जो भी विचलन आया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। जैसे आपने सोचा था कि इस साल मेरी सेल होगी 5 लाख रुपीस की, ये आपका क्या था, एस्टिमेट, अनुमान लगाया था आपने, जबकि एक्चुअल जो सेल हुई वो सिर्फ 3 लाख रुपए की। तो ये जो 2 लाख रुपए का अंतर आया है, ये किस रीजन से आया है, ये पता लगाना नियंत्रण का दायित्व है कि ये 2 लाख रुपए का जो डेविएशंस हमारे सामने आया, इसके क्या रीजंस थे और अगले साल ये डेविएशंस नहीं आए, इसके लिए सुधारात्मक कार्यवाही करना भी नियंत्रण के अंतर्गत आता है। नियंत्रण की बहुत सारी तकनीकें हैं जो आप आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहला प्रबंध के 3 स्तर और दूसरा प्रबंध के 5 कार्यों के बारे में बताया। संगठन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण, ये पांचों ही प्रबंध के 5 पिलर हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे ये बताएंगे कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको मैं किस तरीके से दूर करूं। तो मन लगा करके पढ़िए, कोई बात नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में प्रबंध के और कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिकों के साथ में। तब तक के लिए